सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हम बात करते हैं बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने की, यानी आप जिस मैक्सिमम हाइट तक, जिस मैक्सिमम लेवल तक अचीव कर सकते हो, वो बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेट होती है, जिसके बाद मजीद बेहतरी की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे, या आपको लगे कि आप मैक्सिमम चीजें अचीव कर चुके हो और उसके अलावा आप सेटिस्फाइड भी फील करो और आपको लगे कि अब मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है, या आपको मजीद आपको ये ना लगे कि आपको फर्दर स्ट्राइव करने की जरूरत है। आप देखो, एक पर्सन कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। एक पर्सन हमेशा गोल्स मॉडिफाई करता चला जाता है, नए नए गोल्स बनाता चला जाता है और उनको अचीव करना चाहता है। पर्सनल लिहाज से अगर देखें, इंडिविजुअली अगर आप देखो तो कभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। ये वो स्टेज होती है जिसपे एक पर्सन मैक्सिमम चीजें अचीव कर चुका हो। तमाम चीजें वो कभी भी अचीव नहीं कर सकता, वो मजीद बेहतरी की तरफ हमेशा जाना चाहता है, लेकिन ये वो स्टेट है जहां पे जाके आपको लगे कि आप मैक्सिमम चीजें अचीव कर चुके हो, जिसके बाद फर्दर आप कुछ बहुत ज्यादा अचीव करने के लिए नहीं। शुरू में इब्राहिम मैस्लो को ये लगता था कि सिर्फ फेमस लोग सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो सकते, ठीक है, जैसे आम लोगों में शायद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टेंडेंसी नहीं होती। उसने कुछ जैसे कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, प्रेसिडेंट बनने के बाद फर्दर वो एक लेवल तक एक ऑफिशियल लेवल तक पहुंच जाता है, एक लीडरशिप की पोजीशन को अटेन कर लेता है। इस तरह के कुछ नेम्स उसने बताए कि ये लोग सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हैं। लेकिन बाद में उसने ये चीज ऐड की कि हर वो पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है जो कि अपना बेस्ट दे रहा है, अपने बेस्ट तक पहुंच चुका है। यानी आपके पेरेंट्स जो आपको मैक्सिमम फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं, वो भी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है, क्योंकि वो आपकी अपब्रिंगिंग में अपना बेस्ट दे रहे हैं। देन जिस तरह से आप ये कहते हो, आपके जितने भी लोग हैं, सोशल वर्कर्स आपके जितने भी हैं, जो कि सोशल वेलफेयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हमने क्लास में भी जैसे बात की थी ईदी साहब की, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। लोग इस चीज को रिकग्नाइज करते हैं कि इससे ज्यादा शायद सोशल वेलफेयर का काम नहीं हो सकता था। इसी तरह से हर वो पर्सन जो किसी भी लेवल पे अपना बेस्ट दे रहा है, वो आर्टिस्ट जिसको लगता है कि वो मास्टर पीसेस प्रोड्यूस करता है, इवन वो भी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है। हर वो पर्सन जो अपना बेस्ट दे रहा है, जिसके बाद बहुत ज्यादा कुछ अचीव करने के लिए ना रह जाए, उसको आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल कहते हो। रीचिंग वंस फुल पोटेंशियल, अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंचना बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेट है। और ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी कवर की कि जब तक आप हायरार्की के नीचे वाले लेवल्स को फुलफिल नहीं करोगे, आप कभी भी ऊपर वाले लेवल्स को फुलफिल करने का नहीं सोचोगे। आप खुद देख लो अपने आसपास, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोग मिलेंगे, जब तक आपके खाने पीने की जरूरियात पूरी नहीं होंगी, जब तक उन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा होगा, 2 वक्त का जिसको आप मतलब ईटिंग नीड्स फुलफिल नहीं हो रही होंगी, वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि किसी ऊपर वाले लेवल पे जाया जाए। आपको ऐसा कोई पर्सन, आपको ये जो लेबर कम्युनिटी है अपने आसपास, अगर आप उसको देखो, आपको वो पूरा पूरा दिन काम में गुजारते हुए नजर आते हैं। उनमें इस तरह की, जिस तरह हम लोग बिलोंगिंगनेस या दूसरों के साथ रिलेट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिल लिया, चैट कर ली, सोशल मीडिया यूज कर लिया, उस तरह की एक्टिविटीज से अक्सर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वाली जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल नहीं हो रही होती। आप इससे डिसएग्री जरूर कर सकते हो, लेकिन ये थ्योरी बहुत हद तक एप्लीकेबल है कि जब तक एक तो ये कि ह्यूमन नीड्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, और जब तक नीचे वाली बेसिक नेसेसिटीज मीट नहीं होंगी, आप कभी भी टॉप लेवल की नीड्स, जिसमें स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आते हैं, उनको फुलफिल करने के बारे में नहीं सोचोगे। अब आप ये देखो, मैंने आपको ये डिफरेंट थेरीज बताई मोटिवेशन की, ये सारी थेरीज एक साइड पे, लेकिन इनमें से अगर हम कोई एक थ्योरी अप्लाई करेंगे तो आप कभी भी मोटिवेशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकोगे कि एक पर्सन क्यों मोटिवेटेड फील करता है किसी खास बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए।
मैं जितनी मैक्सिमम अप्रोचेस को यूज करूंगी, मैं जितनी ज्यादा थ्योरीज को यूज करूंगी, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से मैं ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकूंगी कि एक पर्सन क्यों मोटिवेटेड है किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यानी अगर आप ये देखो, मैं जरा वापस थ्योरीज की लिस्ट पे चली जाती हूँ। हमने इसकी इन सारी थ्योरीज की बात की थी। इंस्टिंक्ट अप्रोचेस हम इसलिए भी मोटिवेटेड फील करते हैं बगैर लर्निंग के, अपनी सर्वाइवल के लिए। हम जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हैं कुछ खास बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए। जैसे रिफ्लेक्स में होता है, मेरा हाथ गर्म चीज पे टच करेगा तो ये मेरा सर्वाइवल है कि एकदम से मैं हाथ पीछे करूंगी, मैं ऑटोमेटिकली एक टास्क परफॉर्म करूंगी। जेनेटिकली मैं रिफ्लेक्स है मेरा। देन डिराइव रिडक्शन, मुझे भूख लगेगी, कोई नीड जनरेट होगी बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली मैं कुछ खाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे वो जो डिराइव जनरेट हुई है, वो जो नीड जनरेट हुई है, उसको फुलफिल करना है। इसी तरह से बाज़-औक़ात बहुत बोरियत फील होगी, अराउजल, मैं चाहूंगी उस बोरियत का कोई इलाज ढूंढा जाए। जब मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी तो मैं चाहूंगी अच्छा कुछ एक्टिविटीज को थोड़ी देर के लिए साइड पे करके अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया जाए। मैं एक खास हद तक एक्टिविटी लेवल मेंटेन करना चाहूंगी, इसके अलावा मैं एक्टिविटी लेवल में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव भी नहीं होना चाहूंगी और बहुत ज्यादा लेथार्जिक भी नहीं होना चाहूंगी। इंसेंटिव अप्रोचेस, मैं बहुत सारे टास्क सिर्फ इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स के लिए परफॉर्म करूंगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से परफॉर्म करूंगी। एंड अगेन मैं जो टास्क परफॉर्म करूंगी उसमें मेरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर रोल प्ले कर रहा होगा। मैं क्या समझती हूँ कोई काम पर करने का मुझे फायदा क्या होगा और मुझे नुकसान क्या होगा। मैं ऐसे कामों को परफॉर्म ज्यादा जरूरी या फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना चाहूंगी जिन्हें परफॉर्म करने से मुझे फायदा होगा, मुझे बेनिफिट मिलेगा। ऐसे कामों को अवॉइड करूंगी जिन्हें करने से मेरा कोई नुकसान हो सकता है। एंड अगेन मैस्लोज हायरार्की, हम हमेशा अपनी बेसिक नीड्स को पहले फुलफिल करेंगे एंड देन अपनी टॉप नीड्स की साइड पे जाएंगे, बजाय इसके कि मैं इनमें से कोई एक अप्रोच यूज करूं ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए। मैं जितनी ज्यादा अप्रोचेस या थेरीज को कंबाइन करके यूज करूंगी ह्यूमन बिहेवियर, उतना ही बेहतर एक्सप्लेन होगा। बजाय इसके कि आप सिंगल अप्रोच पे जाओ, आप एक साथ मल्टीपल अप्रोचेस यूज करो, मल्टीपल फैक्टर्स को देखो, देन आपको पता चलेगा एक पर्सन क्यों मोटिवेटेड फील करता है और एक पर्सन क्यों मोटिवेटेड फील नहीं करता। यहाँ पे बिलाकर आपका मोटिवेशन का चैप्टर एंड हो जाता है। लास्ट टू थ्योरीज रह गई थी लास्ट क्लास में जो कि मैंने अभी एंड की है। अब मैं आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेना चाहूंगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप ये देखो कि आपका बहुत सा बिहेवियर ऐसा है आपके जिसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त बोल रही हूँ, आवाज आप तक आ रही है, आप इस आवाज को सुन भी रहे हो, आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, सोच भी रहे हो, पॉन्डरिंग भी हो रही है, एंड देन आप इस इंफॉर्मेशन को अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करके कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। रिकग्निशन भी हो रही है साउंड की, आप इस साउंड को कोई मीनिंग भी दे रहे हो, यानी परसेप्शन के प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो। मैसेज आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिल रहा है थ्रू सेंसेस एंड आप इस मैसेज को कंप्रीहेंड करके कोई मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हो। इसी तरह से आप साइड बाय साइड अपने मोबाइल को भी ऑपरेट कर रहे हो, मोबाइल या लैपटॉप को भी ऑपरेट कर रहे हो ऑनलाइन क्लास के लिए। और मोबाइल या लैपटॉप को ऑपरेट करने के लिए इसी तरह से जब मीटिंग, जैसे मैंने अभी मीटिंग का लिंक एंड किया, आपने नई आपको मैसेज मिला कि न्यू मीटिंग का लिंक क्लिक करने की जरूरत है। आप बहुत सारे टास्क साइड बाय साइड परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन इन टास्क में आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स कनेक्टेड हैं। कभी मैसेज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ब्रेन को मिल रहा है और कभी ब्रेन के थ्रू आपको मैसेज दोबारा मिल रहा है और आप कोई बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हो। यानी ये आपके ब्रेन ने आपको सिग्नल दिया कि मीटिंग एंड हो चुकी है, दूसरा लिंक क्लिक करने की जरूरत है। आपने अपने मसल्स को मूव किया और आपने अपने हाथों का यूज करते हुए कोई कमांड दी, कोई क्लिक किया, बेसिकली आपने उस कमांड को फॉलो किया। ब्रेन से मैसेज आप
को वापस आपके मसल्स तक आया, जिसकी वजह से आपने कोई मूवमेंट शो की। तो जब हम कोई बिहेवियर परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली बहुत कुछ साइड बाय साइड चल रहा होता है, डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के कनेक्टेड होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी आपके आसपास के एनवायरनमेंट से भी आपके बॉडी और ब्रेन तक मैसेज जा रहा होता है, और आपका ब्रेन वापस उस मैसेज पे रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, और उस ब्रेन से मैसेज वापस आपकी बॉडी तक आ रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बिहेवियर्स परफॉर्म हो रहे होते हैं। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में एग्जैक्टली हम उन्हीं बिहेवियर्स की बात करते हैं कि किस तरह से आपके बिहेवियर को आपका ब्रेन या इंटरनल बॉडी कंट्रोल कर रही है। बायोलॉजिकल बेसिस इंटरनली ब्रेन आपका या आपकी बॉडी किस तरह से आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको ब्रेन की बात कर रही हूँ, और आप ये कह लो कि ब्रेन और बॉडी की बात कर रही हूँ। ये सेक्शन यूजुअली हम अक्रॉस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करते। आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं, हार्मोन्स जिनको आप कहते हो, एंड ये हार्मोन्स भी आपके बहुत सारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली बायोलॉजिकल बेसिस इसलिए आप बॉडी की बात करते हैं कि किस तरह से ब्रेन एंड बॉडी आपके बहुत सारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम इस सब चीजों को डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों का साइंस का बैकग्राउंड आपकी क्लास में होगा, कुछ लोगों का साइंस का बैकग्राउंड नहीं होगा। यहाँ पे कह लो कि बायो वगैरह से फेमिलियर कुछ लोग होंगे जरा ज्यादा, उन लोगों के लिए थोड़ा चैप्टर जरा ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वगैरह पढ़ चुके होंगे वो ऑलरेडी। मैं एक बहुत बेसिक डिस्क्रिप्शन पे रहूंगी। बेसिक डिस्क्रिप्शन पे रहने का पर्पस ये है कि मैं आपको मेजर मेजर फंक्शंस कवर करूंगी, ताकि अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड भी नहीं भी है तो आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया हो जाए कि कौन कौन सा बिहेवियर इंटरनली आपका ब्रेन और बॉडी किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अदरवाइज कंप्रीहेंशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सेकेंडली, आप लोगों ने ब्रेन एनाटॉमी को कहीं और अप्लाई नहीं करना। यहाँ पे पर्पस सिर्फ ये है कि आपको कुछ उन बिहेवियर्स का पता हो जो कि आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अब सबसे पहले तो आप आओ नर्वस सिस्टम की बेसिस क्या। नर्वस सिस्टम में जिस तरह आपका फूड की डाइजेशन आपका स्टमक कंट्रोल कर रहा है, जिस तरह आपकी ब्लड की सर्कुलेशन कंट्रोल हो रही है, उसमें आपका हार्ट इन्वॉल्व है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरह से, इसी तरह से जो आपकी बॉडी में कम्युनिकेशन हो रही है वो थ्रू नर्वस सिस्टम हो रही है। अब देखो, डाइजेशन मेंटेन स्टमक के थ्रू हो रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन हार्ट वगैरह का सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, बॉडी का एक पार्ट दूसरे पार्ट तक कैसे इंफॉर्मेशन भेज रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी तक कैसे इंफॉर्मेशन आ रही है, या ब्रेन तक कैसे इंफॉर्मेशन आ रही है, और ब्रेन से इंफॉर्मेशन कैसे वापस जा रही है, ये सब कुछ जो कंट्रोल हो रहा है ये नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है। कम्युनिकेशन का काम करना बेसिकली नर्वस सिस्टम का काम है, कि एक चैनल से दूसरी जगह मैसेज भेजना या ब्रेन से वापस बॉडी तक मैसेज भेजना, ये सारा कम्युनिकेशन नेटवर्क नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। नर्वस सिस्टम के अब मेनली दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे मैं फोकस बहुत ज्यादा नहीं रखूंगी, लेकिन आपको जस्ट ये बताऊंगी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्दर दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर मैं एक पिक्चर तक जा सकूं और आपको पहले पिक्चर दिखा दूं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलें जी, इस पिक्चर को अगर आप पहले देख लें तो मैं पार्ट्स देखना जरा आसान हो जाएंगे, बाकी तो मैं एक्सप्लेन करती ही रहूंगी। ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपको नजर आ रहे हैं, कर्सर भी आपको मेरा नजर आ रहा होगा। ब्रेन है, ब्रेन के बिल्कुल नीचे से एक स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। अगर आप अपनी बैक साइड को टच करो तो आपको एक हार्ड सी फाइबर सी फील होगी, ठीक है, हार्ड सी ट्यूब सी फील होगी, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कवरिंग होती है जो आपको फील हो रही होती है, ठीक है। ये जो आपको हार्ड सी रीढ़ की हड्डी आपको जो फील हो रही है, ये जो ट्यूब आपको फील हो रही है,
ये बेसिकली ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। और ये जो आपको कवरिंग फील हो रही है, इसके अंदर बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड होती है। ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दो पार्ट्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, आप यहाँ पे देखो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपकी बॉडी में जो नर्व्स का जाल बिछा हुआ है वो बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये जितना भी नर्व्स का जाल है जो हर चीज कंट्रोल कर रहा है, ये जितनी भी आपको नर्व्स इस वक्त नजर आ रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से, आप ये देखो बहुत सारी फाइबर्स निकल रही हैं, बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं, ये जितनी भी नर्व्स हैं इसको आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड अटैच होता है, और स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये जितना कुछ आपको नजर आ रहा है नर्व्स की फॉर्म में, इसको आप कहते हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारी नर्व्स आएंगी जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच्ड है। स्पाइनल कॉर्ड को दो पार्ट्स में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक, ठीक है, ऑटोनॉमिक में बेसिकली मैं जस्ट फर्दर दो पार्ट्स की डिवीजन पे मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जस्ट अभी के लिए इतना बता दूं, ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिकली जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको, उनकी बात कर रहा होता है। इनवॉलंटरी फंक्शंस, जिसमें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ये देखो, आप अपनी मर्जी से अपने हार्ट को मैसेज नहीं दे रहे कि बम्प के जो ब्लड है उसको पंप करने की जरूरत है। आपका हार्ट हर वक्त वर्क कर रहा है, इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसे तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि बॉडी ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रही होती है और जो एक पर्सन को वॉलंटरली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वैसे तो और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, लेकिन सोमैटिक नर्वस सिस्टम आप लोगों की आसानी के लिए सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, जो वॉलंटरी फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो, अपनी मर्जी से जितने फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। वॉलंटरी बिहेवियर्स, आप अपने लैपटॉप के सामने से उठ के कमरे से बाहर मूव करते हो, चलने की जो मूवमेंट है आपकी मर्जी, आप कंट्रोल कर सकते हो आपकी मर्जी से ही। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। आप कोई क्लिक करते हो माउस से, कोई कमांड देते हो, अगेन आप वॉलंटरली कंट्रोल कर, वॉलंटरी बिहेवियर है, आप अपनी मर्जी से उसको कंट्रोल कर रहे हो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ये जो नर्व्स हैं जो 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 पूरा बॉडी में जो बिखरी हुई हैं, ये दो तरह की होती हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि आपका वॉलंटरी बिहेवियर को कंट्रोल कर रही हैं, जो आप अपनी मर्जी से करते हैं। कुछ इनवॉलंटरी बिहेवियर को कंट्रोल कर रही हैं जो आपकी मर्जी से परफॉर्म नहीं होता। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो स्ट्रेस रिलेटेड सिचुएशंस होती हैं, उस और देन पर्सन जब स्ट्रेस को रिलीज कर देता है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो रिस्पॉन्स आता है, पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, एंड देन अगेन वो स्ट्रेस लेवल सारा रिलीज हो जाता है। इस सब की जो मेंटेनेंस होती है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स को ये दोनों आपके कंट्रोल कर रहे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिंग एक्ट करते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन को डील करते हैं। अगर एक स्ट्रेस में इन्वॉल्व है, दूसरा रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व है, सिंपैथेटिक रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व है। इसी तरह से आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स पूरा कंट्रोल करता है। होपफुली थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा इस पिक्चर को देखने के बाद। अब आप आओ जरा टाइप्स ऑफ सेल्स। अब इस पूरे नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो कि कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा है विद इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड थ्रू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कम्युनिकेशन हो रही है। इस पूरे नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेल्स आपको नजर आएंगे, एक को कहा जाता है न्यूरॉन्स, एक को कहा जाता है ग्लायल सेल्स। न्यूरॉन्स से आप ज्यादातर लोग मुझे लगता है फेमिलियर होंगे। न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स दो तरह के सेल्स, दो तरह पे बेस कर रहा है आपका ये कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम। अब जब मल्टीपल न्यूरॉन्स मिलेंगी, एक न्यूरॉन दूसरे के साथ, दूसरी तीसरे के साथ, इस तरह जो न्यूरॉन्स आपस में इंटरलिंक करेंगी,
तो उनको कहा जाता है नर्व्स। आप ये देखो, मैंने आपको कहा आपकी बॉडी में नर्व्स का जाल फैला हुआ। नर्व्स का ये जाल क्या है? एक न्यूरॉन दूसरों के साथ कनेक्टेड है, दूसरी तीसरे के साथ कनेक्टेड है, बहुत सारे जो कनेक्शंस बन रहे हैं, ये जो मल्टीपल न्यूरॉन्स को मिलने से जो चीज बन रही है उसको आप कहते हो नर्व्स। बेसिकली नर्व्स क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, ये ग्रुपिंग है न्यूरॉन्स की, ग्रुपिंग ऑफ न्यूरॉन्स इज बेसिकली नर्व्स। अब कोई इस तरह की चीज आपके सामने आती है, आप ये देखो आपकी बॉडी में कम्युनिकेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एक न्यूरॉन बहुत सारे बाकी न्यूरॉन्स के साथ अटैच्ड है। आपको ये साइड में बहुत सारे न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये जहां जहां मैं कर्सर मूव कर रही हूँ एक और न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन आपको फोकस में दिखाया गया है। इस तरह से कनेक्शंस आगे चलते चले जाते हैं। अब आप आओ जरा न्यूरॉन। न्यूरॉन का काम क्या है? एक तो ये बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, कम्युनिकेशन का जो बेसिक यूनिट है उसको आप कहते हो न्यूरॉन। न्यूरॉन का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है उसको इंटीग्रेट करना, कंसोलिडेट करना, मर्ज करना और उसको ट्रांसमिट करना जहां पे पहुंचाना है। यानी न्यूरॉन्स ना सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, उसको इंटीग्रेट और कंसोलिडेट करेंगे, मर्ज करेंगे, जो जरूरी इंफॉर्मेशन होगी उसको इकट्ठा करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने के बाद ट्रांसमिट, आगे मैसेज सेंड करेंगे कि वो मैसेज कहाँ तक पहुंचाना है। बेसिकली पर्पस ये है, इंफॉर्मेशन रिसीव करना, इंटीग्रेट करना एंड उसको आगे ट्रांसमिट करना या आगे भेजना। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स, ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स का काम क्या है? ग्लायल, ये जो ग्लायल का वर्ड है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है ग्लू। ठीक है, ग्लू क्या करती है? बाइंडिंग का काम करती है। ग्लायल सेल्स क्या करते हैं? ग्लायल सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बेसिकली न्यूरॉन्स को। अब न्यूरॉन्स ज्यादा, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये आपके नर्वस सिस्टम में पूरे फैले हुए हैं। न्यूरॉन्स बेसिकली आपके कम्युनिकेशन को कंट्रोल करें, इन न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना बेसिकली ग्लायल सेल्स का काम है। बाज़ औक़ात न्यूरॉन्स के गिर्द रैप अप हुए होते हैं ताकि न्यूरॉन्स डैमेज ना हो। न्यूरॉन्स डैमेज हो जाए तो बेसिकली कम्युनिकेशन आपकी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में डिसरप्शन आना शुरू हो जाती है। तो न्यूरॉन्स मैसेज, बेसिकली मैसेज को रिसीव और ट्रांसमिट करने का काम करते हैं और इन न्यूरॉन्स को जो सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है ग्लायल सेल्स। प्रोटेक्शन का काम करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी न्यूरॉन को फंक्शनिंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड करना बेसिकली ग्लायल सेल्स का काम होता है। अब आप आओ जरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पे। हम न्यूरॉन्स की बात कर रहे थे जो कि मैसेज को रिसीव भी कर रही है, इंटीग्रेट भी कर रहे हैं एंड ट्रांसमिट भी कर रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये आपको मैंने मल्टीपल न्यूरॉन्स दिखाए थे, अब मैं आपको एक सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ। सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? आगे वाली स्लाइड्स पे आपको हर एक पार्ट की डिस्क्रिप्शन नजर आएगी, मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आप ये देखो, आपको ट्री की तरह की ब्रांचेस नजर आ रही हैं यहाँ, डेंड्राइट्स, ट्री की तरह की ब्रांचेस, डेंड्राइट्स। जिस तरह बिल्कुल रूट्स ऑफ अ ट्री होती हैं या ब्रांचेस ऑफ अ ट्री होती हैं, उसी तरह की डिफरेंट ब्रांचेस नजर आ रही हैं। इन डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? इन डेंड्राइट्स का काम ये होता है कि मैसेज को रिसीव करें। अब मैसेज को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी रिसीव बाजुकात किया जाता है और बाजुकात मैसेज को डिफरेंट न्यूरॉन से रिसीव किया जाता है। यानी बाजुकात एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैसेज रिसीव हो रहा होगा, बाजुकात डिफरेंट बॉडी के यानी किसी और न्यूरॉन के साथ अटैच होने की वजह से दूसरे न्यूरॉन से मैसेज रिसीव हो रहा होगा। बेसिकली डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करेगा। आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, ब्रांचेस का काम क्या है? मैसेज को रिसीव करना है। अब जो मैसेज रिसीव होगा वो डेंड्राइट से आगे जाएगा। ये आपको एक सर्कल सा नजर आ रहा है, इन ब्रांचेस के साथ एक सर्कल सा अटैच है, जिसको जहां पे मैं कर्सर इस वक्त मूव कर रही हूँ, ये सर्कल है बेसिकली सेल बॉडी। ये सर्कल जो आपको नजर आ रहा है इसको कहा जाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी, ये पूरा सर्कल सेल बॉडी
या इसको कहते हैं सोमा, सेल बॉडी या सोमा। सेल बॉडी, सोमा बेसिकली, सोमा अगेन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉडी। डेंड्राइट्स मैसेज भेजेंगे सेल बॉडी तक। सेल बॉडी में आपको एक छोटा सा न्यूक्लियस नजर आ रहा है, एक अंदर फर्दर सर्कुलर पार्ट नजर आ रहा है। न्यूक्लियस का काम होता है तमाम पूरे न्यूरॉन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करना, न्यूरॉन को एनर्जी प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, न्यूरॉन को कैपेबल करना कि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके, मैसेज को रिसीव एंड ट्रांसमिट कर सके। ये सारा कुछ न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये जो सर्कुलर पार्ट है सेल बॉडी, ये मैसेज को आगे भेजता है एक्सोन की तरफ। ये जो अब आप ये देखो, ये जो थिन सिलेंड्रिकल फाइबर इससे निकल रही है सेल बॉडी से, इसको कहा जाता है एक्सोन। बारीक सी एक आपको एक तार सी नजर आएगी, एक फाइबर सी थिन नजर आएगी, जो कि इस कवरिंग के अंदर नजर आ रही है। जो ब्लू कवरिंग आपको नजर आ रही है, इसके अंदर एक थिन फाइबर गुजर रहा है, दिस इज एक्सोन। डेंड्राइट से मैसेज आया, सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से मैसेज आगे जाएगा एक्सोन की तरफ। एक्सोन का काम क्या है? थिन सिलेंड्रिकल फाइबर है, पतली सी ट्यूब है, जिसका काम मैसेज को सेल बॉडी से रिसीव करना है। मैसेज रिसीव होगा सेल बॉडी से। अब इस एक्सोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि मैसेज खराब ना हो, अब ये देखो, ये जो मैसेज आता है ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की फॉर्म में आता है। जो मैसेज रिसीव होता है बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में होता है। इस मैसेज की लीकेज ना हो, मैसेज कहीं से डिसरप्ट ना हो, इसलिए एक्सोन के गिर्द एक कवरिंग होती है। ये जो आपको ब्लू कवरिंग नजर आ रही है, ये जो ब्लू आपको प्रोटेक्टिव शीट नजर आ रही है एक्सोन के गिर्द, ये बेसिकली होती है माइलिन शीट। प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द एक्सोन इज बेसिकली माइलिन शीट। ये माइलिन शीट प्रोटेक्ट करती है ताकि मैसेज की कोई लीकेज ना हो, मैसेज में कोई डिस्ट्रप्शन ना आए और मैसेज प्रॉपर्ली आगे जाए। अच्छा, अब इस माइलिन शीट के दरमियान आपको डिफरेंट जगहों पे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गैप नजर आ रहा है। ये गैप होता है नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर, ये चीज जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, नोड्स ऑफ रेनवियर। इनका काम क्या होता है? अब मैंने आपको कहा मैसेज इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में आता है। इन गैप्स के होने की वजह से यहाँ पे मैसेज इन गैप्स पे जंप करते हुए आगे पहुंचता है, इसलिए मैसेज तेजी से कम्युनिकेट होता है। एक्सोन के एंड पे, जहां पे एक्सोन एंड होता है, दोबारा से आपको एक ब्रांच लाइक चीजें नजर आती हैं, टर्मिनल्स नजर आते हैं। इनको कहा जाता है टर्मिनल बटन्स। एक्सोन मैसेज भेजता है इन टर्मिनल बटन्स तक, और ये टर्मिनल बटन्स फिर किसी दूसरी न्यूरॉन या आपके मसल्स तक मैसेज ट्रांसफर